कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है। डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या कोई भी स्टूडेंट है जो मेरे को कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब समझा सकता है? ये एक सिक्योरिटी मतलब सपोर्टिंग सिक्योरिटी होता है सर, सपोर्टिंग लोन जब सिक्योरिटी। लेते हैं। एग्जैक्टली। देखो, हम तुम लोग सबको कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। लिखना नहीं है, खाली देखना है आराम से। ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को क्या चाहिए पता है? घर चाहिए। मिस्टर एक्स घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, और लोन दे रहा है कौन? बैंक। या फिर मिस्टर एक्स छोड़ो ना, इट विल बी बेटर अगर हम लोग क्या बोले, मिस्टर एक्स तो ओनर है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, कंपनी को एक ऑफिस चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए? ऑफिस। कंपनी बैंक के पास गया, बैंक को बोला मेरे को ये ऑफिस खरीदना, बैंक 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 मेरे को लोन दो। बैंक बोला कितना लोन चाहिए? तो एक्स लिमिटेड बोलता है मेरे को तुम एक काम करो ना, 10 करोड़ का लोन। बैंक बोला ठीक है, हम तुमको लोन देंगे, बट तुम क्या गिरवी रखेगा, क्या तुम सिक्योरिटी में रखेगा कि अगर कल को तुम पेमेंट ना कर पाओ तो हम वो सामान बेचकर पैसा कमाए। बहुत सोच विचार करने के बाद मेरे पास कुल मिला के एसेट्स आया 7 करोड़। बैंक बोला देख भाई, तुम एसेट 7 करोड़ का गिरवी रख रहा है, तो हम तुमको लोन भी 7 करोड़ तक का ही दे सकते, तुम और 3 करोड़ हमको दो। अब ये 3 करोड़ कहां से लाए? एक्स लिमिटेड सोच में पड़ गया। एक्स लिमिटेड कहां जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। एक्स लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला भैया आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या जरूरत है इतना टेंशन लेने का, आप अपना कंपनी का डिबेंचर जो है वो गिरवी रख दो ना, अपने कंपनी का डिबेंचर को गिरवी रख दो ना, सेम बात है। और वो कोलैटरल सिक्योरिटी है, साथ में आप दे दो उसके। सिर्फ डिबेंचर गिरवी रखने से चलता नहीं, ये तो एडिशनल है बैंक को संतुष्टि पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कोलैटरल सिक्योरिटी मींस। तो चलो हम लोग इसके ऊपर सारा डाटा लिखते हैं, सबको कॉपी करना। कोलैटरल सिक्योरिटी। तो सर जो हम लोग डिबेंचर्स देंगे उसके बदले पैसा तो नहीं ना मिलेगा, बाकी का 3 करोड़? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वो हम लोग सिक्योरिटी में रखे हैं। कल को अगर हम लोग को नहीं होता है, देखो अगर हम 3 करोड़ दिए, ठीक है, और कल को मेरा बिजनेस जो है, वो कंपनी जो है वो लोन रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक के पास मेरा डिबेंचर्स है, तो अभी तो बैंक को लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है। कल को जब पेमेंट नहीं होगा तो बैंक क्या बोलेगा कि भैया मेरे को तुम लोग पैसा दे, जो भी मानो अनकॉल्ड कैपिटल ये लोग मंगाएगा उससे बैंक को भी पैसा मिलेगा। अभी इससे पहले किससे पैसा मिल रहा था? सिर्फ एसेट से। अब जो अनकॉल्ड कैपिटल आएगा उससे भी मिलेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी मींस सपोर्टिंग और सेकेंडरी सिक्योरिटी। Collateral security means supporting or secondary security for a loan. For a loan, comma, which can
be realized by the lender, realized by the lender, comma, when the original loan, when the original loan is not paid on due date, is not paid on due date. I repeat, collateral security means supporting or secondary security for a loan which can be realized by the lender when the original loan is not paid on due date. ठीक है, ओके। एक नोट देना चाहेंगे तुम लोग, लिखो नोट। अभी ना मजा कहाँ आता है, जब हम बच्चा लोग से ये वाला सवाल पूछते हैं कि मानो लोन कितने का था बैंक से, भैया 10 करोड़। डिवेंचर कितने का है बैंक को जो हम गिरवी रखें, भैया 3 करोड़। हर साल एक्स लिमिटेड को इंटरेस्ट पे करना है। सवाल उठता है एक्स लिमिटेड इंटरेस्ट कितना रुपया पे करेगा, जिसका जो जवाब है चैट में। 3 ऑप्शन है, 10 करोड़, 3 करोड़, 13 करोड़ या फिर 7 करोड़। ए बी सी डी। आपके पास एक भी लाइफलाइन नहीं बचा है। जरा देखिए क्या जवाब आता है यहाँ पे। हालांकि ऑडियंस पोल चल ही रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋतिक का जवाब आया, जसमीत, आयुष, चिन्मय, तनु, फैजल, प्रीत, अनुराग। टोटल 10 बच्चे हैं, 10 का 10 का जवाब नहीं आया है। सो हर किसी का जवाब चारों ऑप्शन में से अलग अलग आ रहा था। ठीक है, हम एक लाइन लिखवाना चाहेगा तुम लोग, एंड आफ्टर दैट आई विल सी कि तुम लोग सही आंसर देता है कि नहीं। देखते हैं कि कौन कौन वो लाइन का मतलब समझेगा। चलो लिखो, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर is entitled to interest only, interest only on the amount of loan but not on the debentures। गौर से इस लाइन को सुनना है, खुद को हिंदी में कन्वर्ट करके दिमाग में बोलना है, फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन में लेके जाएंगे और फिर से सबको जवाब देगा। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर is entitled to interest only on the amount of loan, not on the debenture, only on the amount of loan, not on the debenture। अब हमको सबको इसका जवाब फिर से दो। only on the amount of loan, not on debenture। 3 बच्चे का जवाब आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, नॉट ऑन डिबेंचर। 6 बच्चा का जवाब आया, 7 बच्चा का जवाब आया, 8 बच्चा का जवाब आया, 2 बच्चा बाकी है। फिर से रीड कर लो, होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट
ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, नॉट ऑन द डिबेंचर। एक बच्चा भी बाकी, चलो सब का हो गया। वाओ, हाँ, अभी भी गलत जवाब, अभी भी गलत जवाब। सिर्फ लोन से मतलब है, डिबेंचर से मतलब नहीं। उसको फर्क नहीं पड़ता कितने का डिबेंचर है, उसको फर्क पड़ता है कितने का लोन है। द बैंक, सॉरी, एक्स लिमिटेड डजेंट केयर कि वो कितना का डिबेंचर गिरवी रखा है। व्हाट ही केयर्स अबाउट इज कितना का वो लोन लिया है। तो कितना का वो लोन लिया? 10। तो आंसर 7 नहीं 10 होगा। ठीक है, समझ में आया तुम लोग कैसे मिस इंटरप्रेट किया इस लाइन को? इस लाइन का सिंपल मतलब है कि जो लोन है उस पे होगा, डिबेंचर्स पे नहीं होगा। तो लोन कितने का था? 10 का। डिबेंचर कितने का था? 3 का। तो इस एक्स लिमिटेड को 10 से मतलब, 3 से मतलब नहीं। ओके, तो ये पॉइंट तो आई थिंक हम तुम लोग को क्लियर करा दिए। चलो अब लिखो, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू डील विथ सच क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे दिखाया है। ऐसा क्वेश्चंस में हम लोग दो अलग अलग मेथड से गेम खेल सकते हैं। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम सिचुएशन का, फिर मेथड 1 एंड फिर मेथड 2। मेथड 1 फिर मेथड 2। ओके, तो पहला जर्नल एंट्री, पहला सिचुएशन तुमको बताना है कि जर्नल एंट्री क्या होगा फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये जो अपन डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे मार्केट में छोड़े हैं, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। दोनों मेथड का अपना प्यारा प्यारा ट्रीटमेंट। पहला मेथड बोलता है कि नो जर्नल एंट्री, हम जर्नल एंट्री करेंगे ही नहीं, हमको जर्नल एंट्री से मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक मेमोरेंडम मेथड है। इसको क्या बोलते हैं मेथड 1 को? मेमोरेंडम मेथड। आगे समझ में आएगा क्यों, अभी लिखो आराम से, मेमोरेंडम मेथड। और मेथड 2 क्योंकि बोलता सर है, हम लोग इशू नहीं कर रहे इसीलिए एंट्री नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग इशू नहीं कर रहे। हम लोग क्या डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? नहीं, वो तो गिरवी रखा हुआ है कि कल को अगर हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो ये लोग के हाथ में क्रेडिटर। देखो सबसे पावरफुल कौन होता है भैया? डिबेंचर होल्डर। सबसे पहले उसको पैसा देते हैं सिक्योर डिबेंचर होल्डर, फिर अनसिक्योर डिबेंचर होल्डर, फिर क्रेडिटर लोग को पैसा मिलता है। बैंक लोन में वो क्रेडिटर है 7 करोड़ का हमारे एग्जाम्पल में, लेकिन 3 करोड़ का डिबेंचर होल्डर, यानी कि 3 करोड़ सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा? वो जो बैंक से लोन लिए उसको। ओके, मेथड 2, मेथड 2 बोलता है कि भाई एक काम करो ना, तुम एंट्री पास करो। तुम क्या एंट्री पास करो? हम बोले कि देखो भाई, हम असल में तो डिबेंचर ऐसा कुछ इशू नहीं किए हैं, मेरे पास तो कैश का इनफ्लो नहीं हुआ है, तो लेकिन मेरा क्रेडिटर बढ़ा है। मेरा डिबेंचर हम किसी को दिए हैं, किसी के हाथ में ले जाके रखे हैं, लेकिन हमको बदले में पैसा नहीं मिला। पैसा मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट करते। हम पूछे क्या मिला? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मिला, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या मिला। और हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़े हैं कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो कौन सा अकाउंट में डालते हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो कहाँ डालते हैं?
सस्पेंस, बट ये नॉर्मल सस्पेंस नहीं है, ये है डिबेंचर सस्पेंस। इसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस, ताकि कभी भी हम लेजर देखें तो सस्पेंस अकाउंट का लेजर अलग बने और डिबेंचर सस्पेंस का अलग बने। क्योंकि भैया ये तो कोलैटरल सिक्योरिटी पे दिए हैं, ये तो हमको पता है कि हम क्या किए हैं, बट एंट्री में क्या करें दूसरा तरफ समझ में नहीं। पहला क्या बोला, सोचो ही मत, एंट्री करो ही मत मेथड 1 में। मेथड 2 क्या बोलता है, एंट्री करो, लेकिन तुम फंसेगा कि तुम किसको डेबिट करे। तो जब तुम फंसे कि क्या करे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री, हाँ, डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, disclosure in the balance sheet till loan is settled, till loan is settled। भैया लोन का सेटलमेंट नहीं हुआ, बैलेंस शीट में कहाँ डालेंगे। मेथड 1 बोलता है जस्ट गिव अ नोट, बस एक नोट लिख देना। कहाँ पे, कहाँ पे नोट लिखना है, अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोला कि अपने बैलेंस शीट बनाते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, जो हम बोले रटना जरूरी है, इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस वाला। तो उसमें आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वहां पे तुम लिखिएगा कितना डिवेंचर है तुम्हारे पास, जस्ट उसके नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं उसमें लिख देना कि भैया इतना हम कोलैटरल सिक्योरिटी इस बैंक को देके। मेथड 1 तो इजी है, जर्नल एंट्री हुआ नहीं, खाली एक नोट दिए, काम चल गया। बट मेथड 2, इसमें तो जर्नल एंट्री हुआ था, तो इसमें तो भाई हमको कुछ करना पड़ेगा। सोचो ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कहाँ डालेंगे। सबसे पहले ये सोचो कि इसको एसेट में डालें कि इसको लाइबिलिटी में डालें। लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी। देखो डिबेंचर अकाउंट ये कहाँ जाएगा, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ये कहाँ जाएगा। डिबेंचर अकाउंट लाइबिलिटी में जाएगा, डिबेंचर अकाउंट तो भैया लाइबिलिटी में ही जाएगा, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एसेट्स में जाएगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एसेट में जाएगा। ओके, सही बोला। देखो ना, तुम सारा रूल लगा लो, जनरल एंट्री का रूल सिखाते हैं। चलो, एसेट एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग बढ़े तो डेबिट, बढ़े तो डेबिट। मतलब अगर ये डेबिट हुआ तो ये या तो एसेट होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो लॉस होगा, या तो ड्राइंग होगा। भैया आप इसको एक्सपेंस लॉस या ड्राइंग क्यों नहीं बोले हैं, क्योंकि ये तीनों में से कुछ नहीं है। ये खर्चा है नहीं, नुकसान है नहीं, ड्राइंग्स है नहीं। ये तो हम कहीं पे गिरवी रखे हैं, बाद में तो मेरे को ही मिलना है, बाद में मेरे को ही मिलना है। इसीलिए ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या है, एसेट। ठीक है, एसेट में ये किसके अंडर में आता है, कोई बता सकता है। नॉन करेंट एसेट। एग्जैक्टली, नॉन करेंट एसेट के अंदर में आता है। ठीक है, अच्छा मानो तो उसका जर्नल एंट्री क्या किया था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नहीं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। वो सेकंड वाला, कौन सा सेकंड वाला, वो जो आप रेड पेन से लिखे है ना। ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये बताया जा रहा है कि इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहा जाएगा ये बता रहे हैं। ओके, ओके सर। ट्रीटमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन के सेटलमेंट के बाद क्या ट्रीटमेंट। भैया देखिए मेथड 1 तो बड़ा आसान है, हम लोग एक
नोट लिख रहे थे, ठीक है। हम लोग हर साल क्या करते थे, नोट लिखते थे कि भाई वहां पे पैसा रखा हुआ है याद रखना, वहां पे पैसा रखा हुआ है याद रखना। जब लोन दे देंगे डिबेंचर मिल जाएगा, और जब डिबेंचर मिल जाएगा तुम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू द नोट। जो ऊपर नोट लिखते थे, द नोट अबव, ऊपर जो नोट लिखते थे वही को लिखना बंद कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है भैया। सेकंड मेथड में रिवर्स द अबव जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री रिवर्स करते तो क्या होता है भैया, कैंसिल हो जाता है, यानी कि क्या होगा, डैश परसेंटेज तुम्हारे पास वापस आया, तुम्हारा अमानत डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और अब वो जो चिंता था, वो जो समझ नहीं आ रहा था क्या है सस्पेंस अकाउंट, वो भी तो क्लियर हो गया। तो एंट्री उल्टा कर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्लियर हुआ हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में ना आया। तो अगर अभी हम लोग एक सम बनाएंगे तो हर कोई समझ जाएगा, राइट। तो चलो जरा एक सम को ढूंढ के बनाया जाए। यार थोड़ा सा नीचे की लिखना है थोड़ा सा, चलो लिखो, कौन सा लिखना है, बस लास्ट पॉइंट। ठीक है लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई इलू 8 अपना किताब में खोल लो। हाँ भैया हो गया, हटा दीजिए। सब कोई अपने बुक में इलू 8 ओपन करो। एवरीवन कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, हमारा इलू 8 है। आओ रीड करते हैं। X Limited obtains a loan from IDBI of 1 crore rupees, giving a collateral security of 1.5 crore rupees of rupees 10 each, 14% first mortgage debenture। भैया 1 करोड़ का लोन लिया, 1.5 करोड़ का सिक्योरिटी रखा, क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बैंक को वो ज्यादा पैसा दे सकता है, बट अगर कम पैसा वाला सिक्योरिटी देगा तो उसको क्या मांगेगा? अगर मानो हम कम पैसा वाला सिक्योरिटी रख रहे हैं तो बैंक किसको लाने बोलेगा? गारंटर को। बैंक बोलेगा ठीक है तुम कम पैसा वाला दो, लेकिन कोई बड़ा आदमी को लेकर आओ भाई जो तुम्हारा गारंटी दे, ताकि तुम पैसा ना दो तो मुझसे वसूल पाए। ठीक है, तो ज्यादा पैसा वाला भी दे सकता है एसेट, कम पैसा वाला भी दे सकता है। जब कम पैसा वाला देगा साथ में गारंटी दिलवाना पड़ेगा। यही इलू 8 को हम लोग दोनों मेथड से बनाते हैं। आओ इलू 8 मेथड 1, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेथड 1 में क्या बोला देखो, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री मेथड 1 में, ठीक है। मेथड 1 में जर्नल एंट्री नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ नोट्स देना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के तहत। क्या देना है? नोट देना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के तहत, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे मेथड 1 के नीचे में? नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री फॉर डिबेंचर। बैंक वाला जर्नल एंट्री होगा। देखो दो काम हो रहा है, एक तो बैंक से लोन ले रहे हैं, दूसरा उसको सिक्योरिटी दे। तो बैंक से लोन लेने का जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये वाला जर्नल एंट्री लिखने से मना नहीं कर रहा है, बोल रहे ये तो भाई तुम पैसा लिया है, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसका तो लिखना पड़ेगा। ये किसका एंट्री है?
एंट्री फॉर टेकिंग लोन, बस यही एंट्री आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो भैया उसमें तो सेकंड पॉइंट में लिखा था कि हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो बिल्कुल दिखाएंगे आप। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड क्या पढ़ाए थे हम तुम लोग को कि जब भी क्वेश्चन कंपनी के ऊपर हो, कौन सा बैलेंस शीट बनता है, शेड्यूल 3 या फिर टी फॉर्मेट? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 टी फॉर्मेट क्या होता है? ये वाला लाइबिलिटी एसेट। ये कब बनेगा? जब फर्म है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर किसी बंदा का बना है, ऐसे शेड्यूल 3 बनता है। शेड्यूल 3 में सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर एंड फिर रुपीस। ठीक है, पर्टिकुलर्स में सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी। हम क्या बोले थे? नॉन करेंट बोरोविंग होता है ये। डिवेंचर क्या होता है भैया? लॉन्ग टर्म लोन होता है। नॉन करेंट बोरोविंग, बैंक से भी 1 करोड़ का लोन लिया है, 1 साल में तो वापस करने खोजेगा नहीं है। नॉन करेंट बोरोविंग में क्या आता है इसके अंडर में? लॉन्ग टर्म बोरो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ठीक है, यहाँ पे देंगे नोट नंबर 1 और लिख देंगे कितना का लोन लिया, कितना का लोन लिया, 1 करोड़ का या 1.5 करोड़ का? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का लोन लिया भैया, तो हम 1 करोड़ लिखेंगे। ठीक है भैया, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होता है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होता है, यानी कि हमारा एसेट्स में भी 1 करोड़ होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि वो 1 करोड़ क्या नाम से आएगा। कैश है। एग्जैक्टली, बैंक पैसा अकाउंट। आया बैंक अकाउंट। तो एसेट्स में कहाँ पे लिखते हैं उसको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेरी गुड। करेंट एसेट के अंदर में सी एंड सीई, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 1 करोड़। टेंशन खत्म। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मेथड 1 क्या बोलते? नोट्स टू अकाउंट। ये भी बनता है हर बैलेंस शीट के बाद, कुछ ना कुछ तो लिखने देगा क्वेश्चन। इसमें पहला क्या है नोट्स में? लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। क्या लिखे इसके अंडर में? देखो किससे लोन लिया? आईडीबीआई, है ना? तो इसके अंडर में लिखेंगे, अच्छा ये आईडीबीआई का सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम आईडीबीआई। कितना का लोन लिए? 1 करोड़। ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है मेथड 1 में? सिर्फ क्या करना है? कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी बाय इशू ऑफ रुपीज 1.5 करोड़, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। खत्म, खेल खत्म। सिर्फ ये चीज तुम लोग के लिए नया है, बाकी सब कुछ अभी तक जो कराए तुम लोग किया है, सब कुछ। देखो जर्नल एंट्री पैसा आने का भैया बचपन में किए थे, क्लास 11 में। बैलेंस शीट भैया क्लास 12 में किए थे। नोट्स टू अकाउंट्स वही 12 में साथ में था। बस ये जो नया है, एंड ये भी 12 में था, बट उतना क्वेश्चन तुम लोग बनाया नहीं होगा। ये एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि मेथड 1 अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो खाली एक नोट देना है नोट्स टू अकाउंट्स में, और वो भी इतना सिंपल अपना इंग्लिश।
क्या मेथड 1 सबको क्लियर है? यस मैसेज करो, यो मैसेज करो। क्या मेथड 1 सबको क्लियर है? कूल। अब आओ मेथड 2, जादू दिखाते हैं हम। मेथड 2 में क्या हो रहा है? मैजिक हो रहा है। मेथड 2 में कितना जर्नल एंट्री होगा? 2। पहला तो पैसा लेने का बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना रुपया लिया भैया? 1 करोड़। पहले भी ये एंट्री हुआ था मेथड 1 में भी, ये एंट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, ये तो ओके रहेगा। मेथड 1 में लोन लेने का कोई एंट्री नहीं हुआ था, सॉरी डिवेंचर देने का कोई एंट्री नहीं हुआ था। मेथड 2 में वो एंट्री होगा। क्या एंट्री है भैया? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। भैया अपन 1.5 करोड़ रुपया का 1.5 करोड़ रुपया का डिबेंचर गिरवी रख रहे हैं। देखो, बीइंग द इशू ऑफ रुपीज 1.5 करोड़ डिबेंचर as collateral security for loan from IDBI। बस ये जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा है, पिछले बार था ही नहीं मेथड 1। ये जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा है, ठीक है? ओके। अब हम चाहते हैं हर बच्चा इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करे। सारे बच्चे खुद से इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम वेट करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद इसका बैलेंस शीट हम तुम लोग को दिखाएंगे और हम लोग कंपेयर करेंगे कि तुम लोग का बैलेंस शीट और इसका जो बुक का आंसर है उसमें क्या है। ठीक है? तो ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट में आराम से बैलेंस शीट बन जाएगा। फटाफट तुम लोग बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है? सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बनाया, 5 बच्चे, बाकी सब चिल कर रहे थे। सेम है, बस क्या होगा, पुराने वाला इक्विटी एंड लाइबिलिटी यहाँ 1 लाख, तुम लोग का यहाँ पे अमाउंट क्या है मेथड 2 के हिसाब से, ये बताओ। 1.5 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ का डिवेंचर यहाँ पे दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 करोड़ 50 लाख। अब ये भी वही होना चाहिए, ये सर भी इसमें डिवेंचर सस्पेंस है, नॉन करंट 1 करोड़ मतलब 1.50 और करंट एसेट है 1। एग्जैक्टली यहाँ पे बस नॉन करेंट एसेट 1.5 करोड़ के नाम से आएगा और ये भी 2.5 करोड़। ठीक है, देख लो एक बार, किताब से देख लो, किताब में दिया है मेथड 2। ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2.5 करोड़ और एसेट में नॉन करेंट एसेट 1.5 करोड़। इसमें नोट नंबर 2 है, इसका नोट देना जरूरी है। अदर नॉन करेंट एसेट क्या नाम से है, ऊपर तो लिख नहीं सकते ना यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो नोट में बताना है। हम नहीं बनाया, ऐसे ही अब पता चला तो लिख दिए, तो गलत हो जाएगा क्या? हाँ, अगर तुम यहाँ पे लिखेगी तो गलत हो जाएगा, वो नोट्स में ही लिखा है।
अच्छा ओके सर। ठीक है, तो आज का तो एक कॉन्सेप्ट अपना हुआ अभी। भैया concept सर है? वहां पर 2.5 करोड़ कैसे हुआ वो बता दीजिए। ये देखो ना, 1 करोड़ का लोन बैंक से और 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर दिए बैंक को 1.5 करोड़ का, तो 2.5 करोड़ हो गया। भैया नॉन करेंट एसेट्स में 1.5 करोड़ कैसे जाएगा? हम क्या बताए थे तुम लोग को जर्नल एंट्री ये वाला में, 2 अकाउंट का नाम आया है, ये 2 अकाउंट कहीं ना कहीं बंद होगा। 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, ये तो हमेशा किसमें होता है, नॉन करेंट बोरोइंग का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और क्योंकि हम लाइबिलिटी बढ़ाए हैं तो एसेट और लाइबिलिटी इक्वल होता है, तो एसेट भी बढ़ाना है। क्या चीज से बढ़ाएं समझ नहीं आ रहा है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखे थे, ऑब्वियसली ये एसेट इन नेचर है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है ना, ठीक है। इसीलिए हम नॉन करेंट एसेट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से 1.5 करोड़ लिखे। आया समझ में? अनुराग, आयुष, किसका डाउट था ये? मेरा थर्ड आयुष का। क्लियर हो गया? हाँ भैया। और तनु या जसमीत में से कोई किसी को डाउट था ना इस पॉइंट में? सर क्लियर हो गया। ठीक है, चलो गुड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 है शायद। नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 होगा। यस, कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखो सबको कॉपी में। कॉन्सेप्ट नंबर 6, ट्रीटमेंट फॉर या तो कुछ लोग बोलते हैं डिस्काउंट, या फिर कुछ लोग डिस्काउंट के जगह बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ट्रीटमेंट फॉर डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसका क्या होता है भैया? मानिए हम इशू किए और मेरा नुकसान हो गया, तो वो नुकसान का क्या करेंगे? या तो वो राइट ऑफ कर देंगे या फिर अमोर्टाइज करेंगे। राइट ऑफ का मतलब एक बार में हटा दो, अमोर्टाइज का मतलब, नहीं सॉरी, राइट ऑफ का मतलब पूरा हटा दो, और अमोर्टाइज का मतलब धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ। राइट ऑफ या अमोर्टाइज करेंगे। देखो हम तुम लोग को क्लियर मतलब समझाते हैं। जब कभी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू टाइम टू टाइम गिरता है, हम लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। बट यही अगर कोई इनटैंजिबल के साथ हो तो क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन। बस, जैसे टैंजिबल का डेप्रिसिएशन होता है वैसे इनटैंजिबल का अमोर्टाइजेशन होता है। तो अगर हम डिस्काउंट पे इशू किए, मेरा नुकसान हो गया, वो नुकसान को हम एक बार में माइनस नहीं करेंगे। एक बार में माइनस करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान दिखेगा। मानो 500 करोड़ का नुकसान हुआ इशू में और एक बार में माइनस कर दी, तो मेरा उस साल का नेट प्रॉफिट तो लॉस में बदल जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा 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 करके हर साल उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अभी इसी में हम लोग के मन में कुछ सवाल आता है कि भैया अलग अलग केस हो सकता है। मानिए केस वन डिबेंचर्स redeemed at lump sum at the end of given period. Debenture redeemed at lump sum at the end of given period. कुछ साल बाद, मानो 10 साल बाद, एक बार में सारा डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है। तो भैया ऐसा टाइम पे मानिए हम इशू किए थे नुकसान पे,
मानिए हम इशू किए थे नुकसान पे और हमको पता है कि डिबेंचर का लाइफ 10 साल है, तो हम क्या करें? अब तुमको पता है ना, तुमको टाइम पता है ना, यू नो लाइफ ऑफ डिबेंचर। एग्जाम्पल, मानो मेरा जो लॉस है वो है 5 लाख रुपया का और मेरा जो टाइम है डिबेंचर का रीपेमेंट का वो है 10। तो अब हम कैसे रिडीम करें, कैसे हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करें? 50,000 हर साल। यस, इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, जिसको मालूम है इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन मेथड। याद आया डिप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होगा इसका मतलब? 5 लाख को 10 साल से डिवाइड कर दो, ₹50,000 एवरी ईयर, ₹50,000 एवरी ईयर। ये तो केस 1 था, दोनों बात बता दिया कि भैया इतना का लॉस है और हमको ऐसे 10 साल में रिडीम हो जाएगा, रिडेम्पशन टाइम बता दिया। केस 2, केस 2, डिबेंचर रिडीम्ड, डिबेंचर redeemed in डिफरेंट बोलो या फिर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब ऊपर क्या था कि 10 साल बाद एक बार में, 10 साल बाद एक बार में, और यहाँ पे कभी 5, मानो 5 लाख का डिबेंचर, कभी लाख रुपया दे दिए, कभी 50,000 दे दिए, कभी 80,000 दे दिए, ऐसे करके रिडीम कर। तो ऊपर तो हम इक्वली राइट ऑफ कर दिए थे। अगर अनइक्वल हो रिडेम्पशन तो क्या करेंगे? सिंपल, write off the loss, write off the loss in the ratio of benefit derived, in the ratio of benefit derived from debenture loan, from debenture loan in any particular year, any particular year। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? सम ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड। ओके, लेट मी सी, तुम लोग का किताब में इसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जैक्टली है, इलू 11 लिखो, इलू 11। इसको समझने के लिए कौन सा इलू बनाएंगे तो काम चलेगा? इलू 11। क्या बोलता है इलू 11? तुम लोग के सामने किताब होना चाहिए। स्टार मार्क करना, स्टार मार्क क्यों करना? ऐसा नहीं है टफ है, बट कुछ नया है। हो सकता है तुम लोग एग्जाम से पहले इसको ना देखे और एग्जाम में ऐसा कुछ आए तो तुम लोग डर जाए। तो टफ नहीं है, लेकिन कुछ नया है, तो जितना बार बनाएंगे उतना अच्छे से याद हो। HDC लिमिटेड issues 1,12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹94। कितना का नुकसान? 6 रुपया। 1 जनवरी 2020 को इशू किया। अंडर द टर्म ऑफ इशू द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years। बोल दिया 5 साल बाद रिडीम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, नहीं ये तो तुम्हारा वो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, ये तो
स्ट्रेट लाइन मेथड है। देखो इक्वली बांट दिया, सब इक्वल आ रहा है। एक सेकंड रुको। यस, बाय ड्राइंग इलू 12 लिखना, वहां पे इलू 12 लिख, 11 तो फट से बन जाए, 12 इलू 11 पे जो स्टार है अगर मिटा सको तो गुड, नहीं तो रहने दो, इलू 12 पे भी देखो। ये तो आसान है। इलू 11 देखो, 6 रुपया का नुकसान 5 साल के लिए, तो 6 इंटू 1 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाई 5, हर साल कितना राइट ऑफ होगा? हर साल 1 लाख इंटू 100। मेरे पास कितने का डिबेंचर है? 1 करोड़ का डिबेंचर है, और मेरे पास नुकसान कितने का है? 1 लाख इंटू 6 लाख का नुकसान है। मेरे पास टाइम कितने का है? 5 साल। तो हर साल कितना नुकसान राइट ऑफ कर सकते हैं? 1,20,000 का नुकसान इंटू 12 में। सेम क्वेश्चन टाइप है। एचडीसी लिमिटेड इशू किया 2,12% डिबेंचर ऑफ ₹10 एट ₹9.6 ईच, 9.4 ईच। ठीक है, अंडर द टर्म ऑफ इशू, ये आओ देखो क्या बोल रहे हैं। 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. 1/5 of the debenture are annually redeemable by drawings, and the first redemption occurring on 31st December 2020. पहला रिडेम्पशन कब हुआ? 31st दिसंबर 2020। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2020 टू 2024। 2020 बताओ तो कितना साल तक राइट ऑफ करना है? देखो यहाँ पे गेम देखो, इक्वल राइट ऑफ नहीं होगा हर साल। क्यों भैया? इक्वली राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रिडीमेबल इक्वली नहीं हुआ है। रिडेम्पशन वापस जो कर रहे डिबेंचर वो इक्वली नहीं हुआ है। सर 5 साल। एग्जैक्टली 5 साल है। 20 से लेके 24 कितना होता है? 5 ईयर। तो सबसे पहले भैया हम लोग गेम देखेंगे ईयर एंड में। ईयर एंड किस तारीख को होता है? 31 मार्च। तो उतना तो लिखेंगे नहीं, चलो लिखते हैं 2020, 2021, 2022, 2023 एंड आखिर वाला 2024। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आउटस्टैंडिंग डेट। 2020 31 मार्च 2020 मेरे पास कितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग होगा? सोच के बताओ, कितना का लिए थे हम डिवेंचर्स? 2 लाख इंटू 10 रुपया करके, तो मेरे पास कितना आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होगा? 20 लाख। एग्जैक्टली इतना देर बाद तुम लोग बताता है, उसमें भी एक ही बच्चा बताया, बाकी सब चुप है। 20 लाख रुपया का डिवेंचर्स मेरे पास 2020 में है। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे, तीसरा वाला कॉलम, थर्ड कॉलम लिखो। रेशियो in which discount is written off। ये तीसरा कॉलम है, और चौथा कॉलम में बताएगा कितना हम लोग को डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। ओके, रेशियो इन विच डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ। एक बार हम लोग रीड करते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे? रिटर्न ऑफ द राइट ऑफ द लॉस इन द रेशियो ऑफ, कौन सा रेशियो में राइट ऑफ करने बोला? कौन सा रेशियो? रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव। तो व्हाट डू यू थिंक, 20 लाख रुपया वाला जो 2020 के एंड में हो रहा है, इसको हम लोग किस रेशियो से मल्टीप्लाई करें? 5 से। हाँ, किससे? 5 का होगा ना? 5 का।
5 साल, ठीक है, 5 साल। तो उसी तरीके से 2021 में 2021 में 4 क्या बोलता है, 1/5 ऑफ डिबेंचर, हाँ कुछ बोल रहा है, नहीं 1/5, हाँ 1/5 ऑफ डिबेंचर आर एनुअली रिडीम। तो 20 लाख का 1/5 कितना हुआ, 4 लाख। तो 4 लाख पे कर दिए, कितना बचा होगा, 16 लाख। और साल कितना बचा है 2021 से, 4 4 साल। 4, ठीक है। फिर आते हैं 2022 में, फिर आते हैं 2022 में, 2022 में फिर किसका 1/5, किसका 1/5, 16 लाख का 1/5, ये 16 लाख का 1/5 को रिडीम कर दिए, यानी कि 3,20,000 को रिडीम कर दिए, नहीं 3 लाख, 4 लाख। क्वेश्चन देख रहे हैं, 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स अंडर द टर्म ऑफ इशू। बताओ किसका 1/5, लाइन को एक बार रीड करो ठंडा दिमाग से। अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawing. What do you think? किसका 1/5 होगा, किसको इंटू 1/5 करेंगे, 20 लाख का। ये देखो ना, ये जो लाइन है ना, ये बड़ा जरूरी लाइन है, गेम चेंजर लाइन। अंडर द टर्म ऑफ इशू मतलब ये जो इशू वाला टर्म है इसका 1/5, यानी कि 4 लाख कम होते जाएगा, यानी कि 16 लाख से 4 लाख घटा तो कितना हुआ, 12 लाख। 12 लाख। फिर 4 लाख घटेगा तो कितना होगा, 8 लाख। फिर 4 लाख घटेगा तो कितना होगा, 4 लाख। 4 ये तरीके से रिडीम। तो अब तो इजी हो गया, 5 4, फिर 3 साल बचा, फिर 2 साल बचा, फिर 1 साल बचा, टोटल कितना साल हुआ, सर आप 15 वहाँ पे 16 लाख लाए थे वो डिवाइड करके क्या 5 को हाँ। 15 से 2 लाख इंटू 4/5 16 लाख हो। Okay, फिर हम लोग उसके बाद जो 4 लाख आया था इंटू 1/5 करेंगे तो 4 लाख आएगा, जिसको माइनस करके 20 लाख से लिखे थे, यही 4 लाख हर साल हम लोग का दिखेगा रिडेम्पशन में, ठीक है, ओके। लेकिन अब वो जो 20 लाख का है ना सर, तो हाँ? 2 लाख को 20 लाख यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन से 2 लाख ले रहे हैं। नहीं, समझ क्वेश्चन 2 लाख के साथ इंटू 10 कौन करेगा, ये तो रुपीज में है ना भाई, हाँ तो तो फिर 20 लाख वहाँ पे लिखे हैं, तो 20 लाख का हम निकाल रहे हैं, तो 20 लाख गुना 5 डिवाइडेड बाई 15, तो गलत आंसर 5 आएगा। कितना आ रहा है, तुम 20 ये लाख इंटू 5/15 क्यों कर रही, ये तो तुम डिबेंचर राइट ऑफ कर रही है, हम लोग को क्या राइट ऑफ करना है, लॉस राइट ऑफ करना है। लॉस कितने रुपया का वो निकाली हो तुम अभी तक, नहीं तो फिर डिबेंचर राइट ऑफ नहीं करना है, लॉस टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। कितना का नुकसान हुआ, चलो ये काउंट करते हैं पहले। भैया 10 रुपया का जगह 9 रुपया 40 पैसा में दिया, कितना का 60 नुकसान हुआ, पैसा का लॉस है, 60 पैसा का लॉस आया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2 लाख। 2 लाख, तो कितना नुकसान हो गया टोटल, 1,20,000। 20,000। ये जो है राइट ऑफ होगा, ये राइट ऑफ करना, इसको राइट ऑफ करना, धीरे धीरे करके हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना। कैसे राइट ऑफ होगा, सिंपल, एक हम करके दिखा रहे हैं, बाकी तुम लोग खुद करके दिखाएगा, ठीक है। 5, ये वाला 5 रेशियो इन विच डिस्काउंट इज रिटन ऑफ डिवाइडेड बाय 15 इंटू कितना राइट ऑफ करना है, 1,20,000। 1,20,000। कितना आया, 40,000। 40,000। दूसरा वाला का निकालो और बताओ हमको कितना आ रहा है, हम पूछेंगे, चलो कोई बताना मत, हम पूछेंगे, देखें कौन कितना पढ़ रहा है। जसमीत दूसरा वाला कितना आया, सर समझ ही नहीं आया।
तो बताना चाहिए था ना बाबू, पहले भैया बताओ। 32 इतना हजार लंबा आ आएगा। गए, 32 इतना हजार लंबा। आया। ठीक है, इतना 32 लंबा आ गए। हजार। जसमीत तुम शांत थी। सर 1,20,000 कैसे? क्वेश्चन पढ़ी थी तुम? 10 रुपया का शेयर को 9 रुपया 40 पैसा में मार्केट में छोड़े, मेरा नुकसान कितना का हुआ भैया? 60 पैसा का नुकसान। क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया ये जो नुकसान होता है इशू में, इसको कैसे राइट ऑफ करें? ठीक है, हम क्या किए, सबका टाइम निकाले कि कौन कितना साल तक हमको सर्व कर रहा है, यूज कर पा रहे हैं उसको, फिर उसका टोटल कर दिए। अब उसी का वेट के हिसाब से मेरा जो नुकसान हुआ है उसको राइट ऑफ करेंगे। नुकसान 1,20,000 का है, इसको पहले बार में हम राइट ऑफ करें तो 5 साल बाकी है आउट ऑफ 15 साल, तो 5/15 इंटू 1,20,000। दूसरा वाला में 4 साल बाकी है 15 साल में, सॉरी मतलब 4 बाकी है आउट ऑफ 15 इंटू यस सर 1,20,000। 32,000। सुमाइल तीसरा क्या होगा? 24,000। वेरी गुड, 24,000। क्या किए हम लोग? 3/15 इंटू 1,20,000। केशव इसके बाद क्या होगा? आता है तो बोल दे, नहीं आता तो बोल भैया नहीं आता है, बस कोई दिक्कत नहीं। सर 15 लाख 9,999 16 लाख हुआ। कैसे किया तुम? 2/15 इंटू 12 लाख। 2 लाख नहीं, 1,20,000। जितना का नुकसान हुआ है उतना का। मेरा नुकसान कितना का निकाले थे? 1,20,000 का निकाले थे, भी राइट ऑफ उतना ही करेंगे। ठीक है, 16,000। हाँ तो 1,20,000 इंटू 2/15 इज इक्वल टू 16। गुड। और चिन्मय अगला लास्ट बता दो। 8,000। 8,000, वेरी गुड। कैसे आया? 1/15 into 120। 1.20 लाख। तो ये जो है हम लोग का राइट ऑफ का हिसाब किताब आ गया है। एक बार सबको ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है? 1,20,000 आएगा भैया। दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक। हम सारा खर्चा को जितना हिसाब से उसका डिबेंचर यूज होते जा रहा है उतना हिसाब से राइट ऑफ किया। केस 2 सबको क्लियर है? यो मैसेज करो, देख लो तुम लोग के सामने आंसर है, तुम लोग के सामने बुक में तुम्हारा क्वेश्चन है, देख लो समझ लो फिर यो मैसेज करो। ओके। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? तीन लोग का अभी भी यो नहीं आया है। ठीक है, नो इश्यूज। केस 3 भैया, केस 1 में था कि इक्वली लास्ट में देना है तो हम इक्वली बांट दिए। केस 2 में था अनइक्वली हो रहा है तो जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब का वेट लगा के हम बांट दिए। केस 3, नाउ केस 3 इज मैजिक। अगर इररिडीमेबल है तो क्या करेंगे? कभी अगर रिडीम होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, राइट ऑफ ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जितना भी समय है इरिडीमेबल है मतलब लंबा समय तक चलेगा, तो जितना समय तक चलेगा थोड़ा 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 करके उसको राइट ऑफ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर
7। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट नंबर 7? देखो, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। भैया हर साल ना हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हैं। अलग अलग बेसिस पे दे सकते हैं, हो सकता है हाफ ईयरली दें, हो सकता है क्वार्टरली दें, हो सकता है एनुअल बेसिस पे दें, मंथली दें, मेरा मन जैसा हम दें। नोट लिखेंगे कुछ पहले तो। नोट 1, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। इसी का मतलब होता है फेस वैल्यू। बात को समझो, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है, एग्जाम्पल, ₹100 डिबेंचर issued at ₹100, 10% डिबेंचर issued at ₹90 each। नंबर ऑफ डिबेंचर है 2 लाख। अभी क्या होगा देखो, कुछ बच्चा लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं। इंटरेस्ट 10% है भैया, ये तो क्लियर है। इंटू नंबर 2 लाख है, ये भी क्लियर। इंटू 100 करें या 90 करें, क्योंकि भैया हम तो इशू 90 पे कर रहे हैं, डजेंट मैटर, हमेशा फेस वैल्यू होगा, हमेशा फेस वैल्यू होगा। ठीक है, हमेशा 2 लाख इंटू 10% इंटू 100 होगा। उसको मतलब नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तो कितना आएगा इंटरेस्ट हमारा? 20 लाख। 20 लाख रुपया इंटरेस्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमको सिखाना था कि हमेशा नॉमिनल वैल्यू याद रखना, जिंदगी भर काम आए। 2, सेकंड पॉइंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। इंडिया का टैक्स सिस्टम ना बड़ा टेंशन वाला था आज से कुछ साल पहले, मतलब बहुत साल पहले। तो इंडिया वाला बोला कि भाई हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाते हैं। पहले क्या होता था, तुमको हम इनकम दिए, तुम वो इनकम अपना हाथ में रखा, फिर तुम उसके ऊपर जो टैक्स है वो सरकार को दिया। सरकार बोला देखो तुम अपना इनकम पे तो टैक्स हमको देगा ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेमेंट कर रहा है वो काट के दे सकता है। मतलब कि मानो तुम कहीं जॉब करेगा, तुमको कोई बोलेगा कि तुम्हारा सैलरी 20 लाख रुपया पर है ना, बट तुम्हारे हाथ में साल का 20 लाख रुपया नहीं आएगा, तुम्हारे हाथ में साल का 20 लाख से कुछ कम आएगा। बहुत सारी चीज काटते हैं, जैसे कि टीडीएस। तुम्हारा जो बॉस है, तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है, वो टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया, फिर तुमको सैलरी दिया। ईपीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड। ईएसआई कटता है, एम्प्लॉय स्कीम, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। पहले हम लोग टीडीएस के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखते हैं। लिखो, द कंपनी विल पे इंटरेस्ट to debenture holders the company will pay interest to debentures holder after deducting amount of tax। ठीक है, and tax deducted will be submitted
by the company to income tax authority. क्या होता है सिंपली भैया, हम पेमेंट करने से पहले ही टैक्स काट लिए और पेमेंट कर दिए। अब जो पेमेंट का रिसीवर है उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो फिर से टैक्स पे करे। अगर वो फिर से टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल में जाएगा ना भैया, तो दिखाएगा वहां पे टैक्स लाइबिलिटी मानो 3 लाख, टैक्स ऑलरेडी पेड यानी कि टीडीएस कितना कटा, मानो 2 लाख कटी, तो अब उसको टैक्स कितना देना, 3 - 2 1 लाख। ठीक है, तो ये है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज में। आओ, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करने का, इंटरेस्ट ड्यू करने का मतलब इंटरेस्ट मांगेंगे। ये बताओ, सॉरी इंटरेस्ट बोलेंगे, हम ड्यू कर रहे हैं तो पे करने के लिए बोलेंगे। ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट हम डिवेंचर पे पे करेंगे कंपनी के नजर से वो क्या है? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस, वेरी गुड। और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है उसका नाम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। बट पूरा देते हैं क्या? नहीं भैया, टीडीएस भी कटेगा उसमें से, टीडीएस भी कटेगा उसमें से। पहला एंट्री ड्यू करने का, उसके बाद पेमेंट। अभी किसको किसको पेमेंट होगा सोच के बताओ तो। 2 पार्टी को पेमेंट होगा, इनकम टैक्स और गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली। पहला पेमेंट होगा भैया डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है पहला पेमेंट। और दूसरा पेमेंट होगा टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दोनों को पेमेंट करना। और लास्ट सर में फर्स्ट एंट्री एक बार दिखाइए। सर फर्स्ट वाला जो इंटरेस्ट ड्यू वाला है। लास्ट में P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट देखो ना, यस सर हो गया। देखो ना, यहाँ ये खुला बंद नहीं हुआ, ये देखो ये क्रेडिट हुआ ना डिबेंचर होल्डर, अगला एंट्री में इसको डेबिट कर दिए, बंद हो गया। टीडीएस क्रेडिट हुआ ना, टीडीएस को डेबिट कर दिए, बंद हो गया। बट ये यहाँ पे डेबिट हुआ था, इसको अभी तक क्रेडिट किए कहीं भी नहीं। तो चलो इसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने के लिए कहाँ डालेंगे? पीएल। एंट्री होगा P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ओके। इजी सम है इसका, एक छोटा सा सम है इलू 13 जो काफी आसान है, तुम लोग आराम से कर। जो पॉइंट अब हम तुम लोग को लिखाना चाहते हैं भैया, टीडीएस पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। देखो टीडीएस तब ट्रांसफर होता अगर हम उसको बंद नहीं करते। देखो यहाँ पे टीडीएस हम क्रेडिट करके खोले और यहाँ पे हम डेबिट करके बंद कर दिए, तो फिर क्यों ट्रांसफर करते? जो बंद होता है उसको P&L में नहीं डालते, P&L में तो उसको डालते हैं जो पहला मेरा एक्सपेंस या लॉस है या इनकम या गेन है, दूसरा
वो बंद नहीं हुआ, जैसे कि ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बंद नहीं हुआ तो इसको बंद कर रहे हैं हम डाल के, समझा? फैसला समझ गया? अच्छा, हम तुम लोग को एक जर्नल एंट्री लिखाए होंगे, सॉरी जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट लिखाए होंगे, पहला चार पांच कॉन्सेप्ट में से ही कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस सर, लिखवाए थे। कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर है वो? कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर है? सर एक मिनट बता रहे हैं। 4 नंबर। ठीक है, तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 8, एडिशन टू कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या है? एडिशन टू कॉन्सेप्ट नंबर 4। हम लोग बोले थे कि भैया कभी कभी कैश के जगह हम डिबेंचर इशू करते हैं, बट अक्सर डिबेंचर जो इशू करते हैं या तो वो एट पार होता है या तो वो एट प्रीमियम होता है। 10 पे लिखवाए हैं सर अब। हाँ, 4 पे तो कोई, 10 पे है, कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे है। क्या चीज? यही आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना अभी। कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे हम पहुंचे ही नहीं है, तुम शेयर्स Concept- वाला में देख रही होगी। हाँ तो शेयर पे नहीं नहीं नहीं, अदर हम देन डिबेंचर में भी ये लिखवाए हैं, तुम गलत नोट देख रही है। एट डिस्काउंट, कभी कभी भैया, कभी कभी सवाल उठता है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कैसे करें। सिंपल रूल है, अगर 100 रुपया का शेयर को तुम 100 रुपया में मार्केट में छोड़ा तो टेंशन है ही नहीं, जितना भी पेमेंट करना है परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय जो उसका प्राइस है। अगर प्रीमियम में छोड़े तो सेम रूल, परचेज कंसीडरेशन 100 मत लिखना, यहाँ लिखना पार वैल्यू या फिर पार वैल्यू, ठीक है। दूसरा में एट प्रीमियम है तो प्रीमियम को जोड़ के दिखाना पड़ेगा, एट डिस्काउंट है तो डिवाइडेड बाय पीवी माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट को हटा के दिखाना पड़ेगा, तब जाके नंबर ऑफ शेयर्स निकलता है, ठीक है। जसमीत मेरे से शायद यही वाला डाउट पूछी थी जसमीत तुम? यस सर। ठीक है, अभी ये डाउट फैजल भी हमसे पूछा, तो ये डाउट आएगा, हम उम्मीद कर रहे थे सब कोई पूछता। इलू 10 बनाओ, ये डाउट सॉल्व हो जाएगा, और इलू 10 जरूरी है, अगेन हार्ड नहीं है, याद रखने वाला चीज है। इलू 10 क्या बोलता है? एक्स कंपनी लिमिटेड issued 10,000 14% debentures of the nominal value of 50 लाख as follows. एक्स कंपनी लिमिटेड इशू किया 10,000 14% डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू जिसका है 50। कंडीशन 1, टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 लाख। क्या बोल रहा है कि भैया पहला एंट्री तो सेम होगा, चलिए पहला एंट्री क्या होगा बताओ भैया? पहला एंट्री होगा बैंक ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा, ठीक है। 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। कौन ये एंट्री अभी बोला हमको? तनु बोली ना?
यस सर। कितना होना चाहिए? सर 5,000 डिवेंचर होगा। क्या बोलिए? 5,000? डिवेंचर होगा 5,000 इंटू एट द रेट 450 मतलब 450। 450 कितना आया? 22,50,000। भैया ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्वेश्चन देखो ना। सन्ड्री पर्सन कितना का पेमेंट करना था हमको टोटल? देखो बोला कि मेरे पास टोटल 50 लाख रुपया करके 10,000 शेयर, 50 लाख रुपया शेयर का 10,000 सॉरी डिवेंचर। तो 1 2 3 4 2 3 4 यानी कि एक शेयर एक डिवेंचर का प्राइस कितना? प्राइस ऑफ वन डिवेंचर कितना? 500 रुपीज। बोला कि यार यहाँ पे ना क्लियरली बोल दिया कि सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 लाख। बोला कि 25 लाख रुपया का पेमेंट करना है, 25 लाख रुपया का पेमेंट करना है, लेकिन 10% तो हम कैश में दे देंगे, बाकी का हम डिवेंचर देंगे। तो खुद सोचो, इसको देखते हैं। चलो कितना का पेमेंट करना है डिवेंचर के तौर पे? 25 लाख इंटू 90% क्या आया? 22,50,000 आया। ठीक है, चलो ना यहाँ पे प्राइस देखते हैं। टोटल एक का दाम हम लोग कितना निकाले थे? 500 इंटू 90% कितना आया? 450 आया, है कि नहीं? और 450 रुपया अगर एक का दाम है, 450 रुपया अगर एक का दाम है, मेरे को टोटल पेमेंट करना है 22,50,000। तो कितना आएगा? करके देखो, 22,50,000 डिवाइडेड बाई 450, 5,000 आएगा। समझ आया क्या हुआ? हम पेमेंट कर रहे हैं भाई, हम डिबेंचर के तौर पे पेमेंट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब अगला एंट्री क्या होगा? भैया अगले एंट्री में तो आपने दिया है 50 रुपए का डिस्काउंट, तो बताना पड़ेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। 25 लाख रुपया का डिबेंचर का असली दाम था, जो उसका पवित्र डब्बा में लिख दिया, जिसमें से कितना का घोल घपाटा हुआ? 2.5 लाख का। और कितना रुपया एक्चुअली में मिलने वाला है? 22,50,000 के हिसाब से। ठीक है, फैजल समझ में आया बाबू? हाँ भाई। ठीक है, शुमाइल तुम समझा? हाँ भैया। तो 10% डिस्काउंट यहाँ डेबिट कर दिया ना भैया? हाँ, सब में से 10% डिस्काउंट माइनस करके दिखाया। ओके, बी में आते। बोला एक वेंडर है, 10 लाख रुपया का हम उससे फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं, ठीक है, और उसको हम पेमेंट दे रहे हैं 12,50,000। सोचो तो जरा, एसेट का दाम कितना? 10। डिबेंचर जो दे रहे हैं उसका दाम कितना? 12,50,000। मेरा क्या हो रहा है? 2.5 लाख का लॉस हो रहा। लॉस हो रहा है, राइट? तो यही तो होता है लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू, है कि नहीं? यही तो होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर लॉस। ओके, तो अगला एंट्री, सबसे पहले आप एसेट खरीद रहे हैं, फिक्स्ड एसेट आया आपके पास, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तू पेमेंट हाथों हाथ दे नहीं रहे तो क्रेडिटर खड़ा किए वेंडर अकाउंट के नाम से। कितने रुपए का एसेट है? 10 लाख का एसेट। अब वेंडर को पेमेंट करना है, चलो वेंडर को पेमेंट करते हैं अगले एंट्री में।
वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट कितना का पेमेंट कर रहे हैं? 10,000 10 लाख 10 लाख। कैसे पेमेंट कर रहे हैं? एक लाइन छोड़ के लिखो, डिबेंचर देकर। कितना का डिबेंचर दे रहे? 14% डिबेंचर लिखे। अब ये तो पवित्र डब्बा है भाई, इसको खाली फेस वैल्यू से मतलब है। कितना रुपया वर्थ है डिबेंचर का? 12,85,000 भैया 2.5 लाख रुपया तो डेबिट में कम है। वो कम नहीं है, वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। ठीक है, ओके। तीसरा, टू द बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख एट 12.5 लाख। ये तो तुम लोग ही बता सकते हैं हमको। कोलैटरल सिक्योरिटी के बेसिस पे दे रहे हैं, तो एक एंट्री होगा क्या नाम से? बैंक टू बैंक लोन। एग्जैक्टली, हम मेथड 1 को फॉलो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में नोट दे देंगे, हम तो सिर्फ नोट टू अकाउंट में नोट दे देंगे। लिखो नोट मेथड 1 is used, comma, hence no journal entry passed, no journal entry passed, but disclosure is to be made, disclosure is to be made in notes to account. No journal entry is passed, but disclosure is to be made in notes to account. क्लियर है? सबको क्लियर है? सर आप जो वहाँ पे निकालना सिखाए थे एट प्रीमियम पे परचेज कंसाइडेशन लिखे हैं, उस पे क्या लिखना है? वहाँ पे कहाँ पे? मतलब जैसे वैल्यू लिखना है। कहाँ पे? कहाँ पे? वो जो आप एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट करके नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं वहाँ पे। ये हाँ, क्या परचेज लिखूं? कंसाइडेशन। हाँ, पीवी प्लस प्रीमियम, पीवी माइनस डिस्काउंट, परचेज परचेज कंसाइडेशन कंसिडरेशन में जितना में तुम हाँ? खरीद रही हो, जितना में तुम खरीद रही हो, ओके सर। आगे वाला का बिजनेस जितना में हम लोग खरीदते हैं। एक सेकंड रुको ना, देखें अगर हमको सम मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं है सम। जिसमें तुम क्वेश्चन ये वाला पूछी थी हम लोग से? नहीं, तेरा ये वाला नहीं था। नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन था। कौन वो सा मेरे नंबर था 12 का उसका? बुक से था, 12 का बुक वो- से था। एक बार ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। ओके सर। देखो एक क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आ गया। ओके, तुम लोग एक काम करो, यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ऊपर जो हम लोग पढ़े ना, इसका एग्जाम्पल ये था ही नहीं, ये कुछ और दिया है बुक वाला। जो मेन बात तुम लोग को सिखाना चाहिए वो अभी बनेगा, देखना। अ कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू, तुम लोग भी लिखेगा, ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरे कंपनी से 9,90,000 का एसेट खरीदा। पेमेंट
was कॉमा देखिए, पेमेंट was made by issuing 11% debentures of rupees 100 each. 11% डिवेंचर 100 रुपया का था, हम पेमेंट कर रहे हैं। 100 रुपया का था, हम इशू 100 रुपया में किए, हम अभी तक ऐसा नहीं बोले। मानो कंडीशन 1, चलो 100 रुपया का था, हम 100 रुपया इशू किया। जरा निकालो तो नंबर, कितना रुपया, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिलेगा, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिलेगा, कितना का पेमेंट करना है? 90,000 शेयर। एग्जैक्टली 9,90,000 का 9,90,000 पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाय 100 क्या आया? 9,900। तो टोटल हम इसको कितना डिवेंचर देंगे? 9,900 डिवेंचर, कितना रुपया करके? एट रुपीज 100। कितना रुपया का पेमेंट करना था? 9,90,000 का। 9,90,000 का पेमेंट हो गया, हम टेंशन फ्री। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट प्रीमियम ऑफ 10%। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितना का पेमेंट करना है? 9 लाख। एक शेयर का दाम कितना है? 100 प्लस प्लस 10 10 रुपया, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू होगा अभी? 9,000। 9,000 डिवेंचर इशू करना होगा। देखो ना, देखो खुद देखो, 9,000 डिवेंचर देंगे इसको एट द रुपीज 110, तब ना मेरा 9,90,000 का पेमेंट होगा। बात को समझो, चाहे डिवेंचर प्रीमियम में दे, चाहे डिवेंचर डिस्काउंट में दे, हम पेमेंट तो उसको सिर्फ और सिर्फ 9,90,000 का ही करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीमियम डिस्काउंट, 100% प्रीमियम पे दे, 50% डिस्काउंट पे दे, आई डोंट गिव अ डैम। पेमेंट उसका हाथ में 9,90,000 रुपया से 1 रुपया ज्यादा नहीं पहुंचना चाहिए, 1 रुपया कम नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स के साथ खिलवाड़ करेंगे। वो ज्यादा कम देकर हम इसको सेम पेमेंट दे सकते हैं। ऊपर में कितना डिवेंचर दिए? ऊपर में देखो 9900, 9900 देने से काम चल गया, 9,900। और यहाँ पे सेकंड केस में थोड़ा कम डिवेंचर दिए हैं, क्यों? क्योंकि प्रीमियम में था। थर्ड केस एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब की बार तो डिस्काउंट में बात, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। 9,90,000 का पेमेंट करना है, एक का दाम कितना होगा? 100 माइनस 10 90 11,000। 11,000। 100 माइनस 10 बोल सकते हैं, यानी कि कितना देंगे डिवेंचर? 11,000। देखो क्या ऐसा श्योर है क्या हमेशा सेम नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिले? नहीं भैया, मार्केट में जो प्राइस है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि हमको एक चीज ध्यान में रखना है, मेरा वेंडर के पास ना 1 रुपया ज्यादा जाए ना 1 रुपया कम जाए। जितना प्रीमियम में उतना कम डिवेंचर देने से काम चल जाए, जितना डिस्काउंट पे उतना ज्यादा देना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सारा बच्चा लोग को क्लियर है? यस सर। ओके, सबको यो मैसेज करो तो एक बार, क्लियर है तो। अभी कल क्या करना है भैया? आज हम लोग का डिबेंचर कंप्लीट हो गया। हाँ, आज डिबेंचर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग क्या कोई चैप्टर ऐसे थोड़ी कंप्लीट कर देते हैं। अकाउंट्स हम लोग जब से बना रहे हैं, हम लोग फोकस रखते हैं किसके ऊपर? आरटीपी एमटीपी के ऊपर। तो तुम लोग का होमवर्क क्या है पता है?
तुम लोग का होमवर्क क्या है सुनो। जुलाई 2021 से लेके मई 2019 1 2 3 4 5 टोटल 5 पेपर का तुम लोग को होमवर्क है। ठीक है, ये पांचों खोलना तुम लोग, इसमें से डिबेंचर का क्वेश्चन निकालना और सॉल्व करके कल रखना। जिससे पांचों क्वेश्चन में डिबेंचर पांचों सॉल्व हो गया, वेरी गुड। जिसको डाउट होगा हम उसका मदद करेंगे। ठीक है, नवंबर 18 में 18 नहीं छुएगा चलेगा, बट मई 19 तक बनाना जरूरी है। यस, कोई कुछ बोल रहा था? सर इसमें मैथ का कैसे निकलता है? इसमें मैथ्स और इको नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो वो ये लोग नहीं पब्लिश करते। ओके ठीक है, तो पिछला 5 अटेम्प्ट का पेपर तुम लोग को बना के आज एनी हाउ रखना है। कल तुम लोग को हम एमटीपी और आरटीपी का लास्ट 2 बनवाएंगे। 4 सम कल बनेगा, फिर डिबेंचर्स खत्म। इसके बाद एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट करेंगे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स का खत्म, फिर शुरू होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि है कल। तब तक के लिए नहीं आ रहा था सर। हाँ सर, वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रहा था, वो कैसे आएगा एग्जाम में? जैसे आप सब बोले थे ना हम वीडियो बताएंगे। डाल देंगे। बीसीआर का हम तुम लोग को नवंबर घुसते ही बताएंगे। अकाउंट करंट ओके एवरेज हो जाने तो ड्यू डेट, फिर हम बीसीआर एक क्लास लेंगे। वो एक क्लास में पूरा फॉर्मेट बताएंगे, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो बीसीआर एक ही क्लास में खत्म, फिर तुम लोगों को खाली वीडियोस देखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।